Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 17 of the third chapter current electricity of class 12. The topic to be discussed in this part is a stretched wire potentiometer. It is the last topic of this chapter, but not the last part, because problems based on the potentiometer are yet to become in the next part, which will be the last part of this chapter as well. ये 17th पार्ट है चैप्टर 3 12 क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कि लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर, जिसको हिंदी में तने तार विभवमापी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज ए पोटेंशियोमीटर. A potentiometer is a device or is an instrument used to measure the small potential difference, but very accurately in comparison to a voltmeter. विभवमापी एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है या ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जिसके हेल्प से हम किसी सेल का ईएमएफ, विद्युत वाहक बल या उसका आंतरिक प्रतिरोध या अल्प विभवांतर, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी एक्यूरेटली वोल्टमीटर के कंपैरिजन में. इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली इन कंपैरिजन टू ए वोल्टमीटर. So it can also be called as an ideal voltmeter of infinite resistance. पोटेंशियोमीटर एक आदर्श वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर है, जिसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है, और ये काफ़ी एक्यूरेट सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है इन कंपैरिजन टू ए वोल्टमीटर. नाउ ए क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई ए पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन ए वोल्टमीटर. यह प्रश्न उठता है कि विभवमापी वोल्टमीटर से अधिक सुटेबल क्यों है, अधिक एक्यूरेट क्यों है, अधिक यथार्थ क्यों है. इसका कारण यह है कि विभवमापी को जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं, तो विभवमापी उस सर्किट से कोई करंट ड्रॉन नहीं करता है, तो करंट के वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आती है. इसलिए विभवमापी के हेल्प से मेजर किया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विद्युत वाहक बल होगा, ईएमएफ होगा, वह काफ़ी एक्यूरेट होता है, काफ़ी सही होता है. जबकि किसी वोल्टमीटर को जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी विद्युत परिपथ में लगाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी वोल्टमीटर को, तो वोल्टमीटर सर्किट में फ्लो करने वाले कुछ करंट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इफेक्टिव करंट जो सर्किट में है, प्रभावी करंट, उसका वैल्यू घट जाता है और वोल्टमीटर से एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना संभव नहीं है. If a potentiometer is introduced in an electrical circuit, it does not draw any current from the circuit. So, effective value of current is not changed, and therefore a potentiometer measures accurate EMF, electromotive force, or potential difference of a cell. Whereas, if a voltmeter is connected in an electrical circuit, it draws some current from the circuit, and therefore the effective value of current in the circuit decreases. Therefore, actual
potential difference cannot be measured by a voltmeter. Therefore, a potentiometer is superior to a voltmeter in the sense that to measure potential difference और EMF ऑफ ए सेल. कभी कभी डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में ये पूछ देता है कि हाउ ए पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन ए वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर. इट कंसिस्ट ऑफ ए long wire nearly 4 meter to 10 meter long. For convenience, 4 meter to 10 meter long wire is divided into 4 to 10 equal parts, each of segment or each of length 1 meter, and it is adjusted spread over a rectangular wooden frame and connected by thick copper strips. A jockey is provided in the potentiometer for the sliding arrangement to obtain non-deflection in the galvanometer. Both ends of a potentiometer wire is connected to a battery, key and rheostat. Rheostat is used to change the current in the circuit or in the potentiometer wire. तनेतार विभवमापी स्ट्रेट वायर विभवमापी में 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक लंबा एक तार होता है. द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन. मैग्नीन या और कॉन्स्टेंटन का एलॉय है, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन एलॉय है, उसका तार होता है इसमें पोटेंशियोमीटर वायर में. तो यूजुअली 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर का लंबा तार होता है. जाहिर है कि एक ही लंबा तार 4 मीटर से 10 मीटर तक का होगा तो काफ़ी उसके लिए जगह चाहिए. जो वुडन फ्रेम होगा काफ़ी लंबा लेना होगा, 10 मीटर का, 4 मीटर से लेकर 10 मीटर लंबा, तो लैब में काफ़ी ज़्यादा जगह घेरेगा. तो सुविधा के लिए 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक का लंबा पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो उसको सुविधा के लिए 1-1 मीटर के 4 से लेकर के 10 बराबर पार्ट्स में, भागों में उसको डिवाइड कर लेते हैं और एक दूसरे के समानांतर लकड़ी के एक आयताकार फ्रेम पर, वुडन के रेक्टेंगुलर फ्रेम पर 4 से लेकर के 10 वायर्स को एक दूसरे के पैरेलल कॉपर स्ट्रिप से जोड़कर, उन सभी वायर को कैसे जोड़ेंगे? तांबे की पट्टियों से. थिक कॉपर, मोटी तांबे की पट्टी साइड में, 2 तार के साइड में सीधे इंच पर रहेगा उसको कनेक्ट करने के लिए. तो थिक कॉपर स्ट्रिप से उसको जोड़ करके और वुडन फ्रेम पर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है. और पोटेंशियोमीटर के वायर के दोनों इंड्स के बीच में बैटरी, कुंजी और रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है, जिससे कि मेन सप्लाई करंट सप्लाई करंट के लिए, मैंने पोटेंशियोमीटर से होकर के या सर्किट से होकर करंट को सप्लाई करने के लिए. तो इसका बनावट है. इसके बनावट को पहले लिख लें. ए पोटेंशियोमीटर, इसका इंट्रोडक्शन. पोटेंशियोमीटर is a device used to measure the EMF or potential difference electromotive force, which is potential difference in the open circuit. What is EMF? EMF is the potential difference of a cell in an open circuit, means if no current is drawn from the cell. EMF of a cell एक्यूरेटली, काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू देता है, क्योंकि जिस सर्किट में पोटेंशियोमीटर को लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस सर्किट से कोई करंट ये ड्रॉन नहीं करता है. जबकि वोल्टमीटर सर्किट से कुछ करंट को ड्रॉन कर लेता है. इसलिए वोल्टमीटर से मेजर किया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह जो है एक्यूरेट नहीं होगा. हालांकि वोल्टमीटर
हाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जबकि पोटेंशियोमीटर लो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर हाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर का साइज स्मॉल होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का साइज लंबा होता है, क्योंकि वायर का लेंथ जो है लंबा होता है, कम से कम 1 मीटर लंबा तो वुडन फ्रेम होगा ही। इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर of infinite resistance। इसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट होता है, और रेजिस्टेंस इन्फानाइट होगा तो इससे करंट जो होगा काफ़ी करंट फ्लो नहीं करेगा। इन्फानाइट रेजिस्टेंस है तो करंट निग्लिजिबल होगा, तो इसलिए कोई करंट सर्किट का नहीं लेता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फानाइट है। इन्फानाइट, इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर ऑफ इन्फानाइट रेजिस्टेंस used to measure a small potential difference, whereas a voltmeter measures large potential difference. It is also used to measure internal resistance of a cell. A potentiometer is also used to measure the internal resistance of a cell, which we will study later on as the applications of the stretch wire potentiometer. There are two applications of the stretch wire potentiometer. First, to compare the EMFs of two given cells, and second application is to measure the internal resistance of a cell. Both applications will have to discuss later on in this video, in this very part. अब इसका कंस्ट्रक्शन तो हमने बताया ही कि 4 मीटर से लेकर के इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग। It consists of 4 meter to 10 meter long uniform wire of the material मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का मैटेरियल मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन the wire is divided into, अगर 4 मीटर लॉन्ग वायर है तो 4 इक्वल 1 मीटर के 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। 10 मीटर लंबा अगर पोटेंशियोमीटर वायर है तो उसे 1 मीटर के 10 इक्वल वायर में उसको डिवाइड कर देंगे और एक दूसरे के पैरेलल उसको अरेंज कर कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे। द वायर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ length 1 meter, each of length 1 meter, and adjusted in parallel over a rectangular wooden frame and connected by thick copper strips to each other। एक दूसरे से तांबे की मोटी पट्टियों से कनेक्टेड होता है। सभी जो पीस वायर का पीस 1 मीटर का लंबा वायर हो गया, उसको वुडन फ्रेम पर पैरेलल करके एडजस्ट कर दिया जाता है रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, और आपस में कॉपर की पट्टियों से, थिक मोटी कॉपर पट्टियों से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है।
wooden frame and connected each other by thick copper strips, तांबे की मोटी मोटी पट्टियों के द्वारा, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। चूँकि तांबे का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए कॉपर स्ट्रिप के रूप में इसलिए पट्टी के रूप में, स्ट्रिप्स के रूप में कॉपर का यूज होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट के फ्लो में रुकावट कम बहुत कम उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा कॉपर। करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम करेगा, इसलिए कॉपर स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। इसको फिगर 1 में हम दिखा भी रहे हैं, इसके डायग्राम को। The circuit in figure 1 represents a stretch wire potentiometer consisting of wire of 4 meter length, wire AC of 4 meter length each. This wire is divided into 4 equal parts, 1 meter long, each of 1 meter long and connected to each other by thick copper strips. देखिए यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ भी दो पोटेंशियोमीटर के दो पोटेंशियोमीटर के वायर्स के दो पीस को या दो पार्ट्स को, दो इक्वल पार्ट्स 1 मीटर लॉन्ग को कनेक्ट करने के लिए यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप्स है। ये तांबे कॉपर स्ट्रिप है जिससे पोटेंशियोमीटर के वायर्स के दो पार्ट्स को जोड़ा जा सकता है। कॉपर स्ट्रिप्स, ये कॉपर स्ट्रिप्स है, कॉपर स्ट्रिप, थिक कॉपर स्ट्रिप। यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप। यहाँ भी है कॉपर स्ट्रिप, दो पीस को पोटेंशियोमीटर के वायर का 4 मीटर लॉन्ग वायर है तो 4 इक्वल पीस में, 1-1 मीटर के 4 इक्वल पीस में डिवाइड करके लकड़ी के आयताकार फ्रेम, वुडन के रेक्टेंगुलर फ्रेम पर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है एक दूसरे के पैरेलल, और कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया जाता है चारों पीस को, वायर के चारों पीसेस को। और इसका जो वायर का ए इंड है और सी इंड है वह खुला हुआ है, फ्री है, और उससे कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी को, की को, और एक रियोस्टेट। रियोस्टेट जो है वो धारा के वैल्यू, करंट के वैल्यू को चेंज करेगा। ये रियोस्टेट का सिंबल है, रेजिस्टेंस जैसा ही सिंबल है, एक एरो दे दिया जाता है, यहाँ सी से कनेक्ट कर दिए हैं एरो दे करके। और ए तथा यहाँ देखिए इंड ए, पोटेंशियोमीटर वायर का एसी का इंड ए, और यहाँ स्लाइडिंग अरेंजमेंट जॉकी है जो वायर को टच करता है, किसी भी पॉइंट पर टच कर सकता है स्लाइड करने पर। तो जिस पॉइंट पर टच करेगा गैलोमीटर में, ये जॉकी को स्लाइड कराने पर, वायर पर स्लाइड करा, पोटेंशियोमीटर वायर के वायर्स पर स्लाइड कराने पर, जब जिस पॉइंट पर जॉकी के आने से गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, इसका मतलब है कि इंडे और जॉकी दोनों सेम, जॉकी का जो पोजीशन है, मान लिया कि यह जो है डी पॉइंट पर आकर के, यहाँ डी पॉइंट है, वहाँ नल डिफ्लेक्शन देता है गैलोमीटर में, तो ए का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसलिए कोई करंट जो है गैलोमीटर में फ्लो नहीं करेगा ए तथा डी के बीच में जो गैलोमीटर कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स ए और डी सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा। कब? जब जॉकी को स्लाइड करेंगे तो एक सिचुएशन आएगा जब ए तथा ए पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच 0 हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और गैलोमीटर का जो निडल है वह 0 पर, उसका जो निडल है वह 0 पर चला जाएगा। बट इसी को कहते हैं बैलेंस पॉइंट। टू सिचुएशन में डी को बैलेंस पॉइंट कहा जाएगा, वायर का बैलेंस पॉइंट कहा जाएगा। और कितना इसका लेंथ होगा इंडेक्स से, उसको हम मेजर कर देंगे। इस वायर के पैरेलल जो है एक स्केल लगा रहता है, 1 मीटर लंबा स्केल भी पोटेंशियोमीटर में लगा होता है, जिससे कि उस स्केल का कौन सा डिवीजन के सामने जॉकी का टिप होगा वह पोटेंशियोमीटर वायर का बैलेंसिंग लेंथ होगा AD, तो उसको हम स्केल के हेल्प से मेजर कर लेंगे। तो ये आपका स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है, सर्किट भी है, इसमें बैटरी कुंजी की रियोस्टेट जोड़े हुए हैं। और फॉर कन्वेनियंस इसके ब्लॉक डायग्राम को फिगर 2 में शो किया गया है। इसमें AC जो वायर है जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एक दूसरे से 4 मीटर लॉन्ग वायर है, और एक दूसरे से इसको 4 पार्ट में 1-1 मीटर के लंबे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और कॉपर स्ट्रिप के हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है सभी पार्ट्स आपस में। तो यहाँ पर ये 4 मीटर जो 4 पीस है उसके बदले में केवल एक ही पीस के द्वारा इंटायर 4 मीटर लॉन्ग वायर को रिप्रेजेंट किया गया है।
तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर। और यहाँ इंडे और जॉकी के बीच में, जॉकी यहाँ पर टच कर रहा है, मान लिया कि यहाँ पोजीशन डी था, वहाँ माने हैं जॉकी का पोजीशन वायर को टच कर रहा है डी पॉइंट पर। ये गैल्वेनोमीटर, ए इंड और जॉकी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में बैटरी बी है, आमीटर ए है, आमीटर भी है करंट मेजर करने के लिए लगाया जा सकता है, रियोस्टेट है करंट के वैल्यू को चेंज करने के लिए, और की है, की में प्लग लगाएंगे, सर्किट पूरा होगा, करंट फ्लो करेगा। जब प्लग निकाल लेंगे तो ओपन सर्किट में आ जाएगा, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर। अब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे, और इसमें सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर उसको भी हम डिफाइन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। A potentiometer works on the principle that the potential difference of any portion or any part of the potentiometer wire is directly proportional to its length if a constant current flows through the potentiometer। अगर किसी पोटेंशियोमीटर से होकर कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियोमीटर के वायर का किसी पोर्शन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह उस पोर्शन के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड द करंट इज कांस्टेंट, दैट इज V proportional to V is the potential difference across the any part of length a small l of the potentiometer wire of total length capital L is equal to 4 meter to 10 meter. So that is V proportional to L. If constant current I flows through it, if constant current, if current I remains constant, if current I remains constant, तो क्या प्रिंसिपल हो गया पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि पोटेंशियोमीटर के वायर के किसी पोर्शन या किसी पार्ट के अक्रॉस उसके इंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह उस पार्ट के का जो लेंथ है, पोटेंशियोमीटर के वायर के उस पार्ट का जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ ए कांस्टेंट करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर, पोटेंशियोमीटर से होकर अगर कांस्टेंट करंट आई फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस वायर के किसी पार्ट का, किसी पोटेंशियोमीटर वायर के किसी पार्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लिया कि वायर है पोटेंशियोमीटर का, इसका ये पार्ट हो गया ए सी पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका पार्ट ए डी हो गया जिसका लेंथ एल है। तो इतने पार्ट का जो है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जो कि भी है अगर, तो भी वेरीज एज क्या हो जाएगा, भी वेरीज एज एल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस पार्ट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी फिगर में हमने स्केच किया था एक सिंगल वायर से पोटेंशियोमीटर को रिप्रेजेंट किया था। तो इस वायर के इंटायर वायर एसी है जो कि 4 मीटर से 10 मीटर लंबा हो सकता है। तो इसके किसी एक पार्ट, किसी पोर्शन का, मान लिया एडी पार्ट है, उसका लेंथ स्मॉल एल है, तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी, वह उस पार्ट का, एडी पार्ट का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही जो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू L और V इक्वल टू K इंटू L, वेयर K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देयरफॉर K इज V अपॉन L, एंड दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। K equals to K is potential gradient of the potentiometer. V varies as KL, V varies as L, therefore V is equal to K into L, therefore K is equal to V upon L, that is potential difference per unit length. So potential gradient can be defined as potential difference per unit length of the potentiometer wire. Now sensitivity
ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी जो है कभी कभी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में 2 साल पहले भी 2018 के एग्ज़ाम में पूछा था, ऑल इंडिया CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर it is defined as sensitivity, that is sensitivity of a potentiometer is defined as the minimum potential difference measured accurately by a potentiometer. Sensitivity is defined as the important topic for short for tail question, tail part, or in it can be asked as a short question. It is defined as sensitivity of a potentiometer is defined as or the minimum potential difference, the minimum potential difference PD measured, that is V, potential difference, minimum potential difference का सिंबल V है, measured एक्यूरेटली, सही एक्यूरेटली बाई ए पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड इट्स सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का डिफिनेशन हो गया पोटेंशियोमीटर का, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस that measured accurately by a potentiometer is called its sensitivity. तो सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर का जो सेंसिटिविटी होता है वो हाई होता है। वोल्ट मीटर के कंपेरिजन में पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होती है। तो सेंसिटिविटी हाई करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के का वैल्यू कम करना होगा। वी शुड रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी। For it, length of the potentiometer wire should be increased and current through the wire, potentiometer wire, is reduced with the help of rheostat. To increase the sensitivity आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। उसका मल्टीपल चॉइस में रहता है, लेंथ घटाना होगा, बढ़ाना होगा, लेंथ अनचेंज्ड होगा, इनमें से नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा लेंथ के का वैल्यू घटाना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाना होगा तो उसके लिए लेंथ बढ़ाना होगा। तो लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड एंड, अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है मिनिमम मेजर करना है, भी मिनिमम मेजर करना है, तो भी मिनिमम कब मेजर होगा, जब करंट भी मेजर होगा। बिकॉज फ्रॉम ओम्स लॉ आई वेरी एज भी, करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कब होगा, जब करंट का वैल्यू करंट का वैल्यू कम होगा। तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के का वैल्यू घटाना होगा, रिड्यूस करना होगा। उसके लिए पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बढ़ाना होगा और करंट जो वायर से है फ्लो कर रहा है उसको रियोस्टेट की हेल्प से घटाना होगा। तो टू रिड्यूस, अब उसको हम लिख सकते हैं, टू रिड्यूस द sensitivity of a potentiometer length of the potentiometer wire should be increased while current through the wire
is decreased with the help of rheostat. और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जहाँ तक सवाल है तो उसको भी घटाना होगा, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। K इजकल टू दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट K इजकल टू V/L इज ऑल्सो डिक्रीस्ड। लेंथ बढ़ेगा तो K का वैल्यू घटेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा। इज ऑल्सो डिक्रीस्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, to increase the sensitivity, to increase the sensitivity of the potentiometer. तो ये हो गया सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, जो कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली, एंड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी इंक्रीज्ड while current through it is decreased, and also potential gradient of the potentiometer K is equal to V/L should also be decreased, because if length increases K decreases, because K is equal to V/L, potential difference per unit length. तो ये सेंसिटिविटी के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे इसका पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशंस, जो 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, उस पर प्रॉब्लम भी पूछता है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स यूजिंग ए स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर। Now applications of a potentiometer. There are 2 important applications of a potentiometer. 2 applications है पोटेंशियोमीटर का या यूज है मुख्य रूप से। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द EMFs ऑफ 2 सेल्स, टू गिवन सेल्स यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। जो 2 दिया हुआ कोई सेल है, गिवन सेल्स है, उसके EMF को कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। और इसके लिए जो सर्किट पोटेंशियोमीटर का यूज होता है, हो सकता है, उसको हमने डायग्राम में बनाया है, जिसमें कि AC जो है पोटेंशियोमीटर का वायर है 4 मीटर से 10 मीटर तक लंबा, एक ही वायर से रिप्रेजेंट किए हैं। ब्लॉक डायग्राम है ये। एक ही वायर AC से पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को शो किया गया है, जो कि यूजुअली 4 मीटर से 10 मीटर तक लंबा होता है। जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे पोटेंशियोमीटर वायर का, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू उतना ही कम होगा और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही अधिक इंक्रीज होगी, जैसा कि अभी कुछ समय पहले मैंने बतलाया। अब AC वायर है तो इसके A इंड और जॉकी J, ये जॉकी J है, ये जॉकी है, जॉकी का सिंबल है, और जॉकी के बगल में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। और 2 सेल जिसका EMF को कंपेयर करना है, एक का EMF E1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है, और इसको दोनों के लिए अलग अलग की है। दोनों से के लिए, दोनों सेल को सर्किट में लाने के लिए अलग अलग की है। सेल E1 को EMF E1 का जो सेल है उसको सर्किट में लाने के लिए की K1 का यूज किया गया है, और दूसरा सेल जिसका EMF E2 है उसको सर्किट में लाने के लिए दूसरा की K2 का यूज किया गया है। और इसके कनेक्शन, इस कम्बिनेशन को फिर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं दोनों सेल को। Q1 Q2 से होते हुए फिर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और फिर उधर जॉकी है। मतलब पोटेंशियोमीटर का वायर का AC का इंड A और जॉकी J के बीच में कनेक्ट किया गया क्या क्या, 2 सेल, 2 गिवन सेल जिसका EMF E1 और E2 को कंपेयर करना है। 2 की है उसके लिए, दोनों सेल के लिए, Q1 Q2 दोनों सेल को सर्किट में लाने के लिए। और फिर एक गैल्वेनोमीटर है जो कि नल डिफ्लेक्शन देगा जब G को स्लाइड कराया जाएगा। जॉकी जो है पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। और किसी सिचुएशन में जब इसका पोजीशन, मान लिया कि इसका पोजीशन D है वायर पर, किसी बैलेंस पॉइंट के सिचुएशन में, D पॉइंट पर जब टच कर रहा है जॉकी, वायर को D पॉइंट पर जब टच कर रहा है, तो D का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल सेम होगा, तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन 0,
तो ए तथा डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेल का ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि सेल का ईएमएफ कब होता है, जब सेल ओपन सर्किट में होता है, जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा। तब ए और डी का जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पॉइंट ए और डी का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तब जो है ए तथा डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह दोनों सेल का बारी बारी से ईएमएफ हो जाएगा। पहले E1 हो जाएगा और दूसरी सिचुएशन में E2 हो जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ दोनों का चेंज हो सकता है। जब सेल E1 सर्किट में है और जॉकी को स्लाइड करने पर गैलोमीटर का में नल डिफ्लेक्शन आया है, नो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन, मतलब गैलोमीटर का नीडल जीरो पर आ गया, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तब ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल का ईएमएफ E1 के इक्वल हो जाएगा। अब K2 के हेल्प से दूसरे सेल E2 को सर्किट में लाते हैं और फिर जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराते हैं। तो फिर जब स्लाइड कराने के क्रम में जब जॉकी को स्लाइड करा रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर पर, तो एक सिचुएशन आएगा जब गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन, नीडल का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, मतलब फिर ए और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तब ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेल का ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि सेल से ईएमएफ कब होता है, जब सेल ओपन सर्किट में हो जाता है, जब उससे कोई करंट फ्लो नहीं करे। तो इस प्रकार E1 और E2 मेजर हो जाएगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ही जो है कंपेयर हो जाएगा दोनों सेल का, गिवन सेल का ईएमएफ का। तो सर्किट हमने बना ही दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, ए तथा पोटेंशियोमीटर वायर AC के ए तथा जो इंड दोनों है ए तथा सी के बीच में बैटरी भी जोड़े हैं, एमीटर जोड़े हैं करंट के वैल्यू को मेजर करने के लिए, रियोस्टेट जोड़े हैं करंट के वैल्यू को चेंज करने के लिए, और यहाँ कुंजी के जोड़े हैं, के कुंजी है इसके लिए है, इस बैटरी के लिए, मेन बैटरी के लिए। ये ड्राइविंग बैटरी है, तो इसका जो ईएमएफ होगा ये दोनों सेल E1 और E2 प्रत्येक ईच के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइविंग बैटरी है, मेन करंट यही दे रहा है B। तो इसका जो ईएमएफ होगा ये ईच सेल जो ये दो गिवन सेल है जिसका ईएमएफ E1 E2 है, उससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है ज़्यादा होना चाहिए B का, बैटरी B का। तो सबसे पहले सर्किट तो हो गया। सबसे पहले सेल E1 को यूजिंग व्हेन सेल E1 इज टेकन इन द सर्किट यूजिंग की K1। तो व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सर्किट में लाएंगे, व्हेन द फर्स्ट सेल ऑफ EMF E1 is brought in the circuit with the help of K1 को प्रेस करके या उसमें प्लग लगा करके, एक प्रेस करने वाला की होता है दबाने वाला और दूसरा प्लग लगाने वाला, यूजिंग की K1 सर्किट में लाए एंड जॉकी स्लाइडेड ओवर द वायर टू गेट द नल डिफ्लेक्शन ए नल पॉइंट D। तो बैलेंसिंग लेंथ हम मान लेंगे इंड से L1 है, ए से D1 जहाँ नल डिफ्लेक्शन हुआ है उसका पॉइंट D का, जहाँ जॉकी जो है वायर को टच कर रहा है और जहाँ पर गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आया है जीरो, उसका जो निडल है जीरो पर आ गया। तो उस सिचुएशन में ए और डी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल का ईएमएफ हो जाएगा। एंड जॉकी J इज स्लाइडेड ओवर द वायर पोटेंशियोमीटर वायर AC ओवर द वायर AC टू ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ L1। बैलेंस पॉइंट D आएगा तो उसका लेंथ जो है इनिशियल इंडेज से हम मान लेते हैं L1 है, और इस वायर के पैरेलल एक मीटर स्केल लगा होता है, उससे जो है AD जो आपका बैलेंसिंग लेंथ है उसको हम मेजर कर लेंगे टू ऑब्टेन द बैलेंसिंग लेंथ L1। बैलेंसिंग लेंथ होगा तो गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा, तो ऑब्टेन द बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ किसका होगा, वायर का होगा, पोटेंशियोमीटर का वायर का। बैलेंसिंग लेंथ L1 से L1 उसको हम मेजर कर सकते हैं स्केल से L1। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D, जो कि का जहाँ पोजीशन है D पर है और इन A के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फर्स्ट सेल का ईएमएफ हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेल को ईएमएफ में लाए हैं। देन PD between A and B will equal to the EMF of cell E1. Then EMF of the first cell which is E1 equals to, आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल था वह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पोर्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट पोर्शन ऑफ द लेंथ, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू E। तो
तो V के जगह यहाँ पर सेल का EMF है, EMF भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ओपन सर्किट में जब सेल से कोई करंट ड्रॉन नहीं होता है, नो डिफ्लेक्शन के केस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में E1 इजकल टू V इजकल टू KL, तो E1 इजकल टू K इंटू L1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी ढंग से सिमिलरली द अनदर सेल ऑफ EMF E2 इज brought in the circuit using with the help of key K2, and again balancing length L2 of the potentiometer wire, say it L2 is obtained, and we have in that case potential difference between points A and D of the wire is equal to the EMF of the second cell E2. Similarly for the second cell E2 is equal to, अब दूसरे सेल के EMF जो हो जाएगा, दूसरे सेल में भी वही प्रोसेस दोहराएंगे। सिमिलरली EMF ऑफ द सेकेंड सेल, फर्स्ट जो प्रोसेस रिपीट किया है उसी को दोहराएंगे, फिर से जॉकी को स्लाइड कराएंगे पोटेंशियोमीटर वायर पर, तो बैलेंस पॉइंट आएगा, कहीं पर बैलेंस पॉइंट आएगा तो बैलेंसिंग लेंथ ए से, पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस होगा उसको स्केल की हेल्प से मेजर कर लेंगे, जॉकी का टिप जहाँ पर है। सिमिलरली EMF ऑफ द सेकेंड सेल इज पॉइंट ए तथा जॉकी का जो पोजीशन है डी पर, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल का EMF होगा, क्योंकि सेल का EMF भी ओपन सर्किट में होता है जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो E2 इक्वल्स टू फिर हो जाएगा E2 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L2, इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट K इंटू L2। अब कंपेयर करना है तो अब डिवाइड कर देंगे E1 अपॉन E2, therefore E1 upon dividing 1 by 2 we can get the formula to compare the EMF of two given cells. Dividing 1 by 2, dividing equation 1 by 2, dividing equation 1 by equation 2, we have E1 upon E2 equals to K into L1 upon K into L2, K से K कैंसिल हो गया, L1 by L2, therefore E1 by E2 जो फार्मूला है, फार्मूला यूज्ड, जो फार्मूला हमको ऑब्टेन हुआ L1 अपॉन E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2, और बैलेंसिंग लेंथ मालूम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जॉकी एंड स्केल। L1 L2 का बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर वायर का बैलेंसिंग लेंथ दोनों सिचुएशन में कितना है वो मालूम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू रख देंगे L1 L2 का। मान लिया कि L1 80 सेंटीमीटर है, L2 90 सेंटीमीटर है, तो E1 by E2 हो जाएगा 80 by 90, दैट इज 8 अपॉन 9। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू गिवन सेल्स। यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कंपेयर, राइट डाउन इट, दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला to solve the problem also. Using this formula E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. Using this formula we can compare the EMFs of two cells. Now its second application of the potentiometer, second application of the potentiometer. Now application number 2 of a potentiometer, which is determination of internal resistance, a small r, internal resistance का सिंबल स्मॉल r होता है, of a cell using potentiometer। यह पोटेंशियोमीटर का दूसरा एप्लीकेशन या यूज है, जिसमें कि हम किसी गिवन सेल का, दिए गए सेल का, किसी गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और इसके लिए पोटेंशियोमीटर का सर्किट को रिप्रेजेंट किया गया है इस फिगर में, डायग्राम में। और ये डायग्राम पहले जो सेल का EMF का कंपेरिजन किए हैं उसके जैसा ही है। ऊपर वाला सर्किट तो ही है, पोटेंशियोमीटर का वायर AC है, और इसके A तथा C इंड के बीच में बैटरी B, आमीटर A और रियोस्टेट जोड़ दिए हैं RH। रियोस्टेट का यूज किया जाता है करंट के वैल्यू को चेंज करने के लिए, टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट रियोस्टेट RH इज यूज्ड।
और यहाँ की K1 है इस बैटरी, ड्राइविंग बैटरी जो मेन बैटरी है सर्किट का B, उसके लिए उसको सर्किट में लाने के लिए की K का यूज करेंगे। अब यहाँ निचले सर्किट में पोटेंशियोमीटर का नीचे वाला सर्किट में केवल एक चेंज है, इसमें 2 सेल का फर्स्ट, इसके पहले वाला सर्किट में 2 सेल गिवन सेल था, उसका ईएमएफ कंपेयर करना था, 2 सेल लगाए थे, इसमें एक ही सेल लगाए हैं जिसका ईएमएफ ही है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है स्मॉल r, जिसको नीचे शो किया गया है इस सेल के नीचे, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस R को मेजर करना है, डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। यही गिवन सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो इन डे तथा जॉकी के बीच में जॉकी स्लाइडिंग अरेंजमेंट है, जिसको पोटेंशियोमीटर के वायर पर स्लाइड कराया जाता है, जिससे कि गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन किया जा सके, माने बैलेंस पॉइंट D ऑब्टेन करने के लिए जॉकी का यूज किया जाता है। और वायर का इन डे और जॉकी के बीच में गैलोमीटर कनेक्ट कर दिए हैं, और एक सेल है, और सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R, कैपिटल R जो है, इसको इस सेल से कनेक्ट कर दिए हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसमें से एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल कर इसके सीरीज में जोड़ देंगे, मतलब इस सर्किट में लगा देंगे, R के बगल में लगा देंगे। तो R ही बॉक्स में ही दिखा दिए हैं R, लेकिन वास्तव में इससे रेजिस्टेंस बॉक्स है, बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, उससे एक सूटेबल रेजिस्टेंस उसे निकाल करके, सूटेबल रेजिस्टेंस ले करके इसमें बगल में सीरीज में लगा देंगे। और की K2 है इसके लिए, इस सेल के लिए, सेल E को, जो सेल गिवन सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R डिटरमाइन करना है, उसको सर्किट में लाने के लिए की K2 का यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम K1 को सर्किट में लाएंगे, K1 के हेल्प से बैटरी B को सर्किट में लाएंगे, जिससे कि करंट फ्लो कर सके पोटेंशियोमीटर वायर में। और उस सिचुएशन में जो सेल गिवन सेल है उसको ओपन सर्किट में रखेंगे, मतलब K2 में कोई प्लग नहीं लगाएंगे, मतलब सेल E को ओपन सर्किट में रखेंगे और इसको B को की K1 के हेल्प से B को सर्किट में लाएंगे। तो उस सिचुएशन में अब जॉकी को स्लाइड करेंगे, जॉकी J को स्लाइड करेंगे, जिससे कि नल डिफ्लेक्शन की स्थिति आ जाए गैल्वेनोमीटर में। तो उस सिचुएशन में चूंकि सेल का ईएमएफ अभी, ये जो है सेल अभी ओपन सर्किट में है, तो ए तथा जब नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो ए तथा डी पॉइंट, माने वायर का ए पॉइंट और जॉकी का जो बैलेंस पॉइंट है वायर के ऊपर में डी, वायर पर जो बैलेंस पॉइंट है, जॉकी का जो पोजीशन है डी पॉइंट पर, तो जब नल डिफ्लेक्शन आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आएगा, तो उस सिचुएशन में ए तथा डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेल का, चूँकि ओपन सर्किट हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और सेल अभी ओपन सर्किट में है, इसलिए कि K2 में कोई प्लग, K2 का यूज नहीं किया गया है, कि K2 का यूज नहीं किया गया है। तो इसलिए ए तथा डी पॉइंट के उस सिचुएशन में जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, तो ए तथा डी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम ईएमएफ को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, और इसमें जो है बैलेंसिंग लेंथ AD, ए से बैलेंस पॉइंट D, बैलेंस पॉइंट जो D है जॉकी के वायर पर, उसको हम मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो बैलेंसिंग लेंथ उसको L1 मान लेंगे। तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है उस सिचुएशन में ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा, जो कि E इक्वल टू K इंटू L1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बैटरी B को लाएंगे, लेकिन सेल E को ओपन सर्किट में रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल bring the battery B in the circuit. Battery B is brought in the circuit using key K1. All battery B is brought in the circuit using key K1, and then jockey is slided over the wire to get the balancing length L1, and cell E is still in open circuit, while the cell C of EMF C, the given cell, जिसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, गिवन सेल EMF कैपिटल E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इसका डिटरमाइन करना है, इज
रिमेन्स इन द ओपन सर्किट। इसमें K2 की प्लग का यूज नहीं करेंगे, K2 की का यूज नहीं करेंगे, उसमें प्लग नहीं लगाएंगे या उसको प्रेस नहीं करेंगे। सेल ई रिमेन्स इन द ओपन सर्किट, रिमेन्स इन द ओपन सर्किट। अब स्लाइड करेंगे जॉकी को स्लाइड करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। नाउ स्लाइडिंग द जॉकी सिंबल ये है ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर AC, ओवर द वायर AC टू गेट द बैलेंसिंग लेंथ, टू ऑब्टेन द बैलेंसिंग लेंथ। नल डिफ्लेक्शन गैलोमीटर में आएगा तो बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंस पॉइंट D पर आ जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ A से D का डिस्टेंस, बैलेंस पॉइंट का डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा। A टू ऑब्टेन द बैलेंसिंग लेंथ L1 से इट इज L1। द बैलेंसिंग लेंथ किसका होगा? वायर का होगा। बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ही होगा, का ही बैलेंसिंग लेंथ होगा L1 ऑफ द वायर। और इस केस में क्या होगा? इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, बिकॉज सेल द गिवन सेल इज स्टिल इन द ओपन सर्किट बिकॉज K2 इज नॉट यूज्ड। तो A तथा D पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का EMF हो जाएगा। देयरफॉर EMF ऑफ द सेल, गिवन सेल, EMF ऑफ द सेल कैपिटल E इज इक्वल टू पोटेंशियल, EMF ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E वैल्यू एज L इज इक्वल टू K इंटू L1। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इस सेल E को भी क्लोज सर्किट में लाएंगे K2 के हेल्प से, K2 में प्लग लगा करके सेल E को भी क्लोज सर्किट में लाएंगे और फिर जॉकी को स्लाइड करेंगे ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर टू गेट अगेन द बैलेंस कंडीशन, बैलेंस पॉइंट D। अब इसका पोजीशन चेंज करेगा, D का पोजीशन मान लिया यहाँ D1 था, अब D2 पर हो जाएगा। तो उस केस में अब क्या होगा? क्योंकि अब सेल जो है क्लोज सर्किट में आ गया, तब इसका A तथा D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉइंट A तथा जॉकी का जो बैलेंस पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि अब तो इससे करंट फ्लो कर रहा था, K2 के हेल्प से इसको सर्किट में लाए हैं, तब जो है इसका EMF E का वैल्यू घट करके E से ड्रॉप होकर के पोटेंशियल ड्रॉप भी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लें, नोट कर लें। अब इसके बाद इसको हम मिटाते हैं। अब इसका की K2 के हेल्प से सेल E को सर्किट में लाएंगे और फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जॉकी को स्लाइड करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर पर, जिससे कि बैलेंस पॉइंट आ जाए, गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाए। तो उस बैलेंसिंग लेंथ को AD का जो लेंथ होगा, D का पोजीशन चेंज कर जाएगा, तो A से उसका जो डिस्टेंस होगा न्यू बैलेंस पॉइंट का, उसको हम मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल विच इज एडजस्टेड पैरेलल टू द पोटेंशियोमीटर वायर इन द फ्रेम, वुडन फ्रेम। Now with the help of K2, the given cell of EMF is brought in the circuit. Now using की K2 जो नीचे में लगा था सर्किट, तो हमने उसको मिटा दिया है। की K2 the given cell is brought in the circuit and again jockey is slided over the potentiometer wire and again the jockey J, jockey क्या है? एक स्लाइडिंग अरेंजमेंट है जिसको पोटेंशियोमीटर के वायर पर स्लाइड किया जाता है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आए और पोटेंशियोमीटर वायर का बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो सके। Again the jockey J is slided over the wire, potentiometer wire, over the potentiometer wire to ऑब्टेन द नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा
तो उसका बैलेंस पॉइंट हो जाएगा इंडे से जॉकी का जो पोजीशन है, बैलेंस पॉइंट का पोजीशन है, उसका डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा। टू ऑब्टेन द न्यू बैलेंसिंग लेंथ एंड से इट L2, और L2 को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द स्केल which is also provided in the potentiometer parallel to the wire. To obtain the new balancing length, say it L2, new balancing length, say it L2. Now potential difference between point A and D of the given circuit जो हमने बनाया था इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का ऑफ द सेल को डिटरमाइन करने के लिए कुछ समय पहले, अभी हमने मिटा दिया है, लेकिन इसके पहले वाला जो वीडियो होगा इसी में, इस वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें फिगर है। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी बिकॉज द गिवन सेल इज नाउ ब्रॉट इन द सर्किट, सो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, सो EMF of the cell is dropped to potential difference V. So now potential difference between point A of the wire and jockey balance point D is equal to the potential difference of the cell. Potential difference PD of the cell is, जब सेल गिवन सेल EMF थी, ओपन सर्किट में था, तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, कोई करंट सेल से ड्रॉन नहीं हो रहा था, तो उस सिचुएशन में ए तथा डी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, माने पोटेंशियोमीटर वायर का पॉइंट ए और बैलेंस पॉइंट डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वह सेल का EMF था, क्योंकि ओपन सर्किट था। अब तो जो गिवन सेल है क्लोज सर्किट में है, तब तो उसका EMF जो है ई से ड्रॉप होकर के पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। तो V इजकल टू, फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज इक्वल टू K इंटू न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2। दिस इज इक्वेशन 2। Now dividing equation 1 by 2. Equation 1 was E is equal to K into L1 and equation 2 is V is equal to K into L2. Therefore from 1 by 2 dividing equation 1 by 2 we have dividing equation 1 by equation 2 we have E upon V equals to K into L1 upon K into L2. K से K कैंसिल हो गया और E बाई वी इजकल टू L1 अपॉन L2, और ओम्स लॉ से E इजकल टू I इंटू R प्लस R, R इज द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन इज टेकन, विच इज द रेजिस्टेंस विच इज टेकन, विच इज ज्वाइन पैरेलल टू द सेल गिवन सेल फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ए सुटेबल रेजिस्टेंस इज R। रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल करके उसको रेजिस्टेंस बॉक्स के बगल में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि सेल से कनेक्टेड हो जाएगा, उस सेल जो गिवन सेल है उससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, EMF के केस में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा I इजकल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस R। देयरफॉर E इजकल टू I इंटू R प्लस R। स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज टू बी डिटरमाइंड इन दिस केस। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को ही डिटरमाइन करना है, और R जो है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस बॉक्स के से जो रेजिस्टेंस निकाला गया है और रेजिस्टेंस बॉक्स के बगल में लगा दिया गया है, तो वह रेजिस्टेंस जो है R है, जो कि सेल के साथ लगा हुआ है, गिवन सेल के साथ लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो गिवन सेल है जिसका EMF है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो E इजकल टू I इंटू R प्लस R इज द टोटल रेजिस्टेंस, I इज द करंट, अपॉन V इजकल टू IR, potential drop across the रजिस्टर कैपिटल R, V इजकल टू IR हो गया, जो रेजिस्टेंस लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से सेल E के साथ, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया E इजकल टू IR, और वही जो है उस सेल के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि अब सेल जो है क्लोज सर्किट में आ गया है, इजकल टू L1 अपॉन L2। ये कहाँ से फार्मूला यूज किए, ओम्स लॉ से, क्योंकि I इजकल टू आप होता है फार्मूला हम बतलाए थे, सेल का EMF, करंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। देयरफॉर E इजकल टू I इंटू R प्लस R, और V इजकल टू IR इजकल टू L1 बाई L2। I से I कैंसिल हो गया, अभी साइड्स में लिखते हैं, और वी हैव लेफ्ट विथ कैपिटल R प्लस R अपॉन R कैपिटल R इजकल टू L1 अपॉन L2। और अब इसको अलग अलग, इसको R बाई R प्लस R बाई R कर देते हैं,
फ्रैक्शन का जो रूल है आर बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, L1 अपॉन L2, आर बाई आर कैंसिल होकर 1 हो गया, और 1 अपॉन आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इजकल टू L1 अपॉन L2, और आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, देयरफॉर स्मॉल आर इक्वल्स टू L1 बाई L2 minus 1 into capital R. This is the required formula. This small r is the required formula to determine the internal resistance of the cell. L1 and L2 are the two balancing length which can be measured using the meter scale, and capital R is the resistance. उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर कार्बन रजिस्टर है तो कलर कोड से उसका वैल्यू निकल सकता है। तो ये फार्मूला हो गया, रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया to determine the small r is equal to L1 by L2 minus 1 multiplied by capital R. This is the required formula. Small r is the internal resistance of the cell, given cell. So this is the required formula. Small r is equal to L1 by L2 minus 1 multiplied by R to determine the internal resistance of the given cell. इसको आप नोट कर लें। और इसी के साथ ये सेकेंड यूज भी पोटेंशियोमीटर का ये समाप्त हुआ, और ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब केवल एक पार्ट इसमें मैं करूँगा, जो पार्ट 18 होगा वह इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 7 मार्क्स का अकेले ये पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों चैप्टर मिलकर के 8 मार्क्स का था, और ये अकेले जो है 7 मार्क्स का। तो थोड़ा लंबा चैप्टर था, लेकिन फिर भी एक एक टॉपिक करके मैंने इसको डील किया, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स। तो अब केवल पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कि कुछ टेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, और कुछ जो है ये क्वेश्चन बैंक से जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है, तो उसको मैं अगले पार्ट में करूँगा। और उसके बाद 4th चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बहुत जल्द 2 दिन के अंदर उसको शुरू करूँगा, मैंने एक चैप्टर के एक पार्ट के बाद। अब ये पढ़ाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ें, क्योंकि बीच में तो थोड़ा सा गैप हो गया था कुछ कारणों से, लेकिन अब जो है 12 का जो क्लास है, जो वीडियो बन रहा है, वो लगभग डेली बन रहा है। इसलिए आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले इसको सिलेबस को समाप्त करने का मेरा इरादा है पूर्णतया, और इसके प्रति मैं काफ़ी गंभीर हूँ। इसलिए अब लगभग डेली जो है ये 12 का वीडियो बनेगा और आप तक पहुँचेगा। तो आप लोग इसको सिंसियरली देखें, केयरफुली देखें, और इससे लाभ उठाएं, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी भी है। मतलब चूँकि ये थियोरेटिकल पार्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसको मैं भी बतला दे रहा हूँ, प्रॉब्लम्स भी बतला दे रहा हूँ। तो हर चीज़ इसमें, और टोटल सिलेबस पूरा थॉरो, मैं समझता हूँ कि अब इससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव कुछ हो नहीं सकता है, मैंने बहुत कम ही हो सकता है। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि हर चीज़ जो ऑब्जेक्टिव आता है ऑब्जेक्टिव के बारे में, फिर जो है शॉर्ट आता है शॉर्ट के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स, उसको भी मैं साथ साथ करते चल रहा हूँ। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का भी प्रॉब्लम्स मैं कर रहा हूँ, वो तो जारी रहेगा। कुछ हुआ भी है इसी चैप्टर का, उसको जो प्रॉब्लम्स बनाए उसमें किए हैं, और कुछ और भी अलग से भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अब इसके लास्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट डे ही मिलेंगे, और उसमें पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड कुछ टेक्स्ट प्रॉब्लम और कुछ जो है एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन और डिफरेंट बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन को टेकअप करूँगा। थैंक यू वेरी मच।